guys, welcome back on my channel, that is Amrita Raval Biology. And students, today we are going to start with another topic of the chapter Human Health and Disease, that will be viral diseases. In the last class we have already studied about the different types of bacterial diseases, and we will be studying in today's lecture the different types of viral diseases, the different types of fungal infections, and the different types of helminthic diseases which can affect the health of any individual. So let's start with this. वायरल डिजीजेस के बारे में बात करें बच्चों, तो जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, these diseases are caused due to viruses, and we all know कि जो वायरस होते हैं they are not going to be live, not either dead. We will count them as a connecting link between the non-living and the living, right? तो ये जो वायरसेस होते हैं बच्चों, इनके स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है? तो वायरसेस जो होते हैं दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट. ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये वायरल स्ट्रक्चर किसी ना किसी सेल के ऊपर 100% डिपेंडेंट है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, है ना? ये अपने मन से या अपने आप फ्री लिविंग तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. It will always be an obligatory parasite over one or the other species. ठीक, obligatory का मतलब होता है mandatory. mandatory मतलब ये होना ही होना है, ये parasite है ही, ठीक है? अच्छा, अब जो viruses होते हैं ये obligatory parasites होते हैं, और मैंने कहा कि इनको हम living और नॉन लिविंग के बीच में कहीं प्लेस करते हैं. तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि नॉन लिविंग ये इसलिए है क्योंकि ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और लिविंग जैसे ये इसलिए है क्योंकि इनके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके पास में प्रोटीन का बना हुआ एक कोट होता है, इनके पास में कोई सेल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. इसके कारण से हम इनको लिविंग प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते, ठीक? सो वायरसेस के पास में खुद का क्या होता है? वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन्स या प्रोटीन कोट, एंड सम एंजाइम्स, ठीक है? ये सब चीजें जो है वायरसेस के पास में प्रेजेंट होती हैं बच्चों. अच्छा, अब अगर तुमसे मैंने कहा कि वायरसेस जो होते हैं इनके पास में ये सब होता है, तो क्यों फिर ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं? इनके पास है तो सही जेनेटिक मटेरियल, तो फिर क्यों नहीं ये अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों इनको जो एसेंशियल एंजाइम्स चाहिए होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो सारे एंजाइम्स इनके पास में नहीं पाए जाते. दे कैरी ओनली अ फ्यू एंजाइम्स, थोड़े बहुत एंजाइम्स इनके पास में होते हैं, एंड देयरफॉर दे विल रिक्वायर द मशीनरी ऑफ होस्ट टू रिप्रोड्यूस, ठीक है? तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, बिकॉज ये होस्ट की बॉडी में जब जाएंगे तो ये होस्ट की बॉडी से मशीनरी लेने वाले हैं रिप्रोडक्शन के लिए. वायरल डिजीजेस के बारे में बात करें तो इनका नंबर बहुत वास्ट होगा, बिकॉज वी नो कि इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं. इसका मतलब कि हमेशा किसी न किसी होस्ट के ऊपर पैरासाइटिक होने ही वाले हैं. तो बहुत सारे वायरल डिजीजेस हमें देखने को मिल सकते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल्स हम वायरल डिजीज के समझ लेते हैं. यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ मैं. जैसे कि तुम्हारे पास में जो तुमने मम्प्स डिजीज सुनी है वो तुम्हारी वायरल डिजीज होती है, ठीक है? वायरल डिजीज के अंदर आपका हेपेटाइटिस बी भी शामिल होता है, आपका एड्स भी शामिल होता है, ठीक है? ये सब चीजें आपकी वायरल डिजीजेस कैटेगरी में शामिल होती हैं. ओके, सो इसके अलावा वायरल डिजीज में मीजल्स भी आ सकती है. वायरल डिजीज के अंदर आपके पास में डेंगू फीवर भी आ सकता है, चिकनगुनिया फीवर भी आ सकता है, वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड भी आ सकता है, और फ्लू भी आ सकता है, ठीक है? वायरल डिजीजेस के अंदर हमारे पास में स्मॉल पॉक्स भी आ सकता है, चिकन पॉक्स भी आ सकता है, रेबीज भी आ सकता है. देखो कितने एग्जाम्पल्स हमारे पास में वायरल डिजीजेस के हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में वायरल डिजीज के हैं, पर हम इनमें से सारे नहीं पढ़ने वाले हैं अभी.
वी विल बी स्टडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज जो कि हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन की हुई है, और थोड़ी बहुत वो जो कि एटसेट्रा करके वो लिख तो देते हैं पर डिस्क्रिप्शन नहीं देते उसका। तो हम कॉमन कोल्ड पढ़ने वाले हैं, फ्लू पढ़ने वाले हैं, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स की बेसिक डिफरेंसेस देखने वाले हैं, हम डेंगू फीवर पढ़ने वाले हैं, हम मम्स पढ़ने वाले हैं, और एड्स को तो क्योंकि हम डिटेल में पढ़ते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो वो इस वाले लेक्चर में शामिल नहीं होगा, उसका एक प्रॉपर अलग लेक्चर बनेगा। एड्स वायरस कैसे इन्फेक्शन, HIV वायरस कैसे एड्स का इन्फेक्शन करता है, क्या क्या बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, तो ये तो एक बड़ा डिजीज है, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने जो जो लेबल किया है यहाँ पर, ये सारी चीजें हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले जो तुमको मैं बता रही हूँ वो है कॉमन कोल्ड। ये फर्स्ट जो आपके सामने डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, ये कॉमन कोल्ड डिजीज की एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। अच्छा, अब तो मुझे बताओ यार, कॉमन कोल्ड का मतलब तुम्हारे को सभी को इस जिंदगी में कॉमन कोल्ड तो हुआ ही होगा, ठीक है। जैसे हम छींकते हैं, सर्दी आती है हमें, कई बार हमारी नोज रेड हो जाती है, हमारी आंखों से पानी बहता है, सर्दी तो हो रही है पर बुखार नहीं आ रहा है ना, बहुत ज्यादा सीवियर तो नहीं फील हो रहा है, हल्की हल्की सर्दी है, हल्की हल्की सर्दी है। तो वो दो टाइप की हो सकती है, एक तो सीजन के कारण, क्योंकि ठंड आ गई है, सीजन चेंज हो रहा है, तो भी हमारी बॉडी जो है वो कुछ इस प्रकार के सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है जो कि कॉमन कोल्ड से मैच करते हुए होते हैं। पर एक और कैटेगरी पॉसिबल होती है जिसमें कि राइनो वायरस नाम की एक ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं, जिसमें कि 100 से ज्यादा वायरस होते हैं बच्चों। ये ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉमन कोल्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, इट इज कॉज्ड बाय दैट विल बी ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड एज राइनो वायरस, राइनो वायरस ग्रुप, जिसके अंदर शामिल होते हैं कितने, 100 से ज्यादा वायरस, ठीक है। ये वायरस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हमारे नोज से एंट्री मारते हैं ऑब्वियसली, और बक्कल कैविटीज भी पॉसिबल है, क्योंकि ये वायरस अगेन फिर वही बात हो जाएगी कि जब कोई वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर रहा होता है तो फिर डेफिनेट सी बात है कि वो या तो आपके ड्रॉपलेट्स आसपास में होगा, ठीक है, या फोमाइट भी हो सकता है। मान लो किसी बंदे ने छींका रुमाल के अंदर और रुमाल तुमने हाथ पोंछ लिया उससे और तुमने खाना खा लिया उस हाथ से, ठीक है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन की कमी हमेशा डिजीज को बुलावा देती है। अगर हमारे पास में कोई सैनिटाइजर अवेलेबल है, हम कुछ खाने के पहले 1 मिनट सैनिटाइज कर लेंगे अगर हमारे हाथ को प्रॉपरली, तो हम इन सब छोटी मोटी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कोविड जब हमारे सामने आया इतना वाइड स्प्रेड, इतना ज्यादा लार्ज स्केल पे, तो हमारे माइंड में इतनी सारी चीजें आई कि यार ये मास्क हम सालों से पहनते अगर, तो कितना कम डिजीज हमारे सामने आती, इजंट इट। ये धूल मिट्टी वाले पोल्यूशन तो शायद हमें अफेक्ट ही नहीं करते, राइट। ऐसे कितने सारी चीजें जो कि हम काफी पहले से करते अगर, तो हम शायद बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे होते। सैनिटाइज अगर हम हाथ में प्रॉपरली कर रहे होते सालों से, तो ये नौबत ही नहीं आ पाती, isn't it? तो caused by rhinovirus group, मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या होने वाला है, इट्स मोड ऑफ इन्फेक्शन विल बी ड्रॉपलेट मेथड्स, मतलब कि फिर से हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, एयरबॉर्न, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही वायरस तुम्हारी बॉडी में आ गया, तो बॉडी में कहाँ आया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आया। अगर मैंने कहा मान लो कि वायरस जो हमारे नोज से आया है अंदर, या तो फिर हमारी बक्कल कैविटी से आया है अंदर, दोनों ही केसेस में ये जाएगा किधर, फारिंग्स में। और फारिंग्स जो होता है बच्चों, इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट काउंट करते हैं, ठीक है। ये वायरसेस का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा इधर इस एरिया में, तो इसके कारण से वायरसेस डिवाइड कर रहे हैं इधर, तो हमारे गले के अंदर इन्फेक्शन रहेगा, और इन्फेक्शन के कारण से इन्फ्लेमेशन भी यहाँ पर पाया जाएगा। रेड हो रहा होगा अंदर से, गला जल रहा होगा, ठीक है, उसमें इचिंग हो रही होगी, स्क्रैची फीलिंग आ रही होगी गले में। कई बार हम उसको टंग से ऐसे करके सब साइड करने की भी ट्राई कर रहे हो, तो लिटरली इतनी ज्यादा उसमें इचिंग आ रही होती गले में, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं सोर थ्रोट, हमें पानी निकलने में डिफिकल्टी हो रही है, हमें खाना खाने में तकलीफ आ रही है, ये सब क्या हो जाएगा, हमारे बोलने में गला दुख रहा है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब सोर थ्रोट कहलाता है, क्योंकि वायरस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ये वायरस एंटर हुआ है इधर नेजल और पोर्शन से या बक्कल पोर्शन से, तो चांसेस हैं कि इधर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोलिफरेट करे और हमारे इस नेजल म्यूकोसा के अंदर भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर दे, ठीक है। अब एक बात बताती हूँ, जहां पर भी तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है बच्चों, वहां पर म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है,
क्योंकि हमारी नेजल म्यूकोसा में भी इन्फ्लेमेशन है, हमारे फेरिंग्स में भी इन्फ्लेमेशन है, तो यहाँ से म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा। तो इसके कारण से तुम्हारी नाक जो है वो कैसी हो रही है, स्टफी, लाल है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है साइज में, और अंदर से भर चुकी है पूरी की पूरी, और रनी नोज है, नाक बह रही है इंसान की। ठीक है, इसी के साथ साथ में ये जो नोज का जो हम बोले फ्लूइड एक्स्ट्रा हो गया, ये बाहर नोज से तो आ सकता है, कई बार आप इसे स्वेलो कर जाते हो कभी आप स्वेलो नहीं करते हो तो भी आप नोटिस करोगे आपको कुछ स्वेलो करना पड़ रहा है। इसका रीजन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये फ्लूइड जो है नोज से होते हुए आपके नेजोफैरिंग्स में आता है, और नेजोफैरिंग्स से आते हुए ये आपके फैरिंग्स में आता है, तब इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। बार बार हमें लग रहा है कि हमें कुछ उतारना पड़ रहा है अंदर, नोज से सलाइवा टाइप हमारे फैरिंग्स में बार बार जा रहा है पीछे के साइड में, इसको बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। व्यक्ति को इतना सब कुछ नोज के एरिया में हो रहा है, आसपास के एरिया में इन्फ्लेमेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके सर तक भी प्रॉब्लम्स जा रही होंगी, तो उसे प्रोमिनेंट हेडेक होने वाला है, उसका सर बहुत दुख रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में तो मैं एक बात बता दूं, नोज और हमारी आईज कनेक्ट होती है बच्चों। कैसे, देखो इस डायग्राम समझते हैं, ये हमारी आंखें हैं। ओके, बहुत गंदी आंख बनाई है मैंने, पर इमेजिन करो कि ये आंख है, ये तुम्हारी आई लैशेज है, ये तुम्हारी आईब्रो है। ठीक है, ये तुम्हारी नोज है। अच्छा, अब समझना, ये जो तुम्हारी आईज है बच्चों और आईब्रोज हैं, इसके बीच के हिस्से में हमारे पास में टीयर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये टीयर्स बना के ऐसे डक्ट के थ्रू भेजता है, और ये सारे डक्ट मिक्स होके हमारे टीयर को यहाँ भेजती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट में टीयर अगर होता है तो वो एक डक्ट के थ्रू हमारे नोज में चले जाता है बच्चों, और नोज से बाहर आता है। तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम रो रहे होते हो तो तुम्हारी नाक भी बहने चालू हो जाती है? वो इसीलिए क्योंकि जो टीयर्स यहाँ से आ रहे ना, ये तुम्हारी नोज में घुस जा रहे हैं, बाहर टपकने के साथ साथ में इंटरनली नोज में भी एंटर हो जाते हैं। ये तो बाहर हमें दिख रहा है कि आंसू यहाँ से गिर रहा है, और अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये नाक से कनेक्टेड है। अच्छा, अगर मैंने कहा नाक में म्यूकस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, नोज के इनसाइड बहुत म्यूकस है, तो ये सारा म्यूकस किधर जा रहा होगा, ये तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकता है ना, और ये आंखों के अंदर चला गया, तो तुम्हारी आईज जो है वो बह रही हैं, आंखें दुख रही हैं, आंखें भारी हो रही हैं, आंखों में बहुत ज्यादा पानी है। ये सब हमारी रनी नोज के अलावा हमारी आईज में टीयरी आईज भी कॉज कर सकते हैं। तो ये सब तुम्हारे डिजीज के सिम्टम्स हो गए। कॉमन कोल्ड में बुखार नहीं आता, अंदर फेफड़ों तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता, लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता। इसका रीजन ये है क्योंकि कॉमन कोल्ड सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक इन्फेक्शन जाता नहीं है। ठीक है, सो ये तुम्हारा कॉमन कोल्ड था। इसके बारे में अगर हम सिम्टम्स लिखना चाहें तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे हमारे पास, यहाँ सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर भी तुम्हारे लिए मैं एक स्लाइड बना के यहाँ पर थोड़े से सिम्टम्स लिख देती हूँ क्विकली। सो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स देखते हैं। पहला सिम्टम हमारे पास में आया रनी नोज, देन टियरी आईज, उसके बाद में सोर थ्रोट, देन वी कैन से हेडेक, है ना, कोल्ड भी बोलेंगे ना, कोल्ड एंड कफ भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। फिर ये सब मेन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा हम हेडेक भी लिख लेते हैं यहाँ पर, फीवर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखें सब लोग। ठीक है, और इससे मतलब एक कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स ओनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, so this is very simple and well understood by all of you probably. This was all about the common cold. अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि कॉमन कोल्ड हुआ है कि फ्लू हुआ है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनमें डिफरेंसेस होते हैं। कॉमन कोल्ड एक ऐसी डिजीज होती है जो कि सेल्फ हीलिंग है, अपने आप सही हो जाती है, 3 से 7 डेज में अपने आप इंसान ठीक हो जाता है। सेल्फ हील, ऑटो करेक्ट, अपने आप हो जाता है। ठीक है, सेल्फ रिकवरी, तो गोली नहीं खाओगे तो भी ठीक हो जाओगे, ऐसे ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बहुत आदत डाल देते हैं हर चीज के लिए, जैसे ही सर्दी हुई वैसे ही मेडिसिन खाया। ठीक है, ये सब हमने हैबिट डाल ली खुद को, तो हम इतना इजीली सेल्फ हील नहीं हो पाते, हम मेडिसिन डिपेंडेंट हो चुके हैं। पर कॉमन कोल्ड एक ऐसी डिजीज है स्टूडेंट जो कि सेल्फ हीलिंग एबिलिटी वाली है, अपने आप ठीक हो जाती है, टेंशन नहीं लेना होता है इसमें ज्यादा।
लेकिन जो फ्लू होता है बच्चों, एक डिजीज और होती है फ्लू, जिसको हम इन्फ्लुएंजा नाम से जानते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। फ्लू मतलब कि इन्फ्लुएंजा। तो ये जो फ्लू है, इसके बारे में ये देखें कि ये कॉमन कोल्ड के जैसे लगता है पर फिर भी डिफरेंट होता है। तो कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस है? तो हमने कोल्ड अभी देखा सबने, तो हमने देखा कोल्ड में छींक आ रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, स्टफी नोज हो रही है, कफ भी हो रहा है, थका भी लग रहा है इंसान को, हेडेक भी हो रहा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हेडेक भी यहाँ तक इसमें नहीं दिया, हम इसको मार्क करेंगे कि हेडेक भी हो रहा है थोड़ा सा, इतना हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर के बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि बहुत हाई ग्रेड का फीवर आ रहा है ना, ठंड देखिए, बुखार आ रहा है, चिल्स आ रहे हैं, मसल्स दुख रही हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, बहुत नींद आ रही है, हेडेक हो रहा है, उठने की हिम्मत नहीं बन रही है, ये सब चीजें तुम्हारे को फ्लू में होती हैं, कोल्ड में नहीं, ठीक है। तो फ्लू जो है ये कौन कॉज करता है? इट इज अगेन कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड दिस डिजीज इज हैविंग वेरी सिमिलर सिम्टम्स ऑफ कोल्ड बट हैव सम सिम्टम्स इन एडिशन, ठीक है। वो एडिशनल सिम्टम्स हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं कि बुखार भी आ रहा है। अच्छा, पता है क्या होता है? फ्लू जो होता है इन्फ्लुएंजा, उसमें कोई भी इंसान को जैसे ही मतलब सर्दी के लक्षण आए और सेम डे में 3-4 घंटे में तेज बुखार आ गया और वो ढेर हो गया, ये होता है फ्लू में, सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, एकदम से बुखार आना और वो भी तेज बुखार आना, और व्यक्ति उसके बाद निढाल हो जाता है, सोने की प्रेफरेंस रहती है उसकी, बिकॉज वो बहुत मसल पेन, बॉडी एक्ट, सर दर्द, ये सब रिपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे पास में क्या आया? फ्लू के सिम्टम्स। तो अगर मैंने पूछा कि फ्लू क्या डिफरेंट है कॉमन कोल्ड से, तो फ्लू, यस इट इज डिफरेंट एंड इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, अलॉन्ग विद दैट ये जो फ्लू है इसके बारे में बोलेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन विल बी सेम एज दैट ऑफ कॉमन कोल्ड, मीनिंग हमारे पास में वही हो जाएगा फिर से, क्या कि फोमाइट मोड भी हो सकता है और ड्रॉपलेट मेथड भी हो सकता है, पर मेनली ड्रॉपलेट होता है हमेशा, ड्रॉपलेट मोड और फोमाइट। फोमाइट का मतलब मैं पहले ही लेक्चर में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। थर्ड आती है हमारे पास में बात कि फ्लू के सिम्टम्स क्या आता है। तो सिम्टम्स में हमारे पास बहुत क्लियर बात है अब तो, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, एकदम से तेज बुखार आना, ठीक है। इसके अलावा क्या है? फिर हेडेक इसमें भी अकम्पनीड है, मसल पेन इसमें है, एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, या बॉडी एक्ट, पूरी शरीर दुख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कफ। अच्छा, अब एक बात और समझते हैं, फ्लू के अंदर जो वायरस है हमारा, ये बॉडी में जब एंटर करता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिर्फ अपर पोर्शन में नहीं रहता, ये लोअर पोर्शन तक चले जाता है, और इसके कारण से ये हमारे को ज्यादा खांसी कर सकता है, मतलब किसी को फ्लू हुआ है तो उसको ज्यादा खांसी आ सकती है, और कॉमन कोल्ड वाले को इतना प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो कफ कैसे हो सकते हैं? परसिस्टेंट कफ हो सकता है, लंबे समय तक चल रहा है खांसी, ठीक होने के बाद भी चल रही है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? because it affect lower respiratory tract also. ठीक है। इसके अलावा मैं क्या लिखूं यहाँ पर? रनी नोज, ठीक है, सोर थ्रोट एटसेट्रा, ये सब सिम्टम्स होते हैं फ्लू के। फ्लू और हमारे कॉमन कोल्ड का डिफरेंस शायद सभी को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम लोग थर्ड डिजीज के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर मैं तुमको सिर्फ कॉजेटिव एजेंट और पैटर्न बताऊंगी कि किस प्रकार से डिजीज होती है। ये हमारे पास में दो डिजीज दी हुई है, इधर एक स्मॉल पॉक्स दी हुई है और एक तुम्हारे पास में चिकन पॉक्स दी हुई है। बच्चों ये दोनों वायरल डिजीजेस हैं, इनके नंबर 3 और 4 कर सकते हो आप लोग चाहो तो। स्मॉल पॉक्स डिजीज कॉजेटिव एजेंट जो होता है बच्चों, उसका नाम होता है, एक सेकंड में यहाँ लिखती हूँ, वेरियोला वायरस। और चिकन पॉक्स पॉजिटिव एजेंट जो होता है उसका नाम होता है वेरिसेला वायरस।
वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। स्मॉल पॉक्स भी वायरस से होती है, चिकन पॉक्स भी वायरस से होती है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, उनको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं, स्मॉल पॉक्स वाले पर्सन की जब भी स्मॉल पॉक्स डिजीज सफर होती है उसको, तो ये थोड़ी ज्यादा सीवियर होती है। स्मॉल पॉक्स डिजीज ज्यादा सीवियर मानी जाती थी। हालांकि वी आर वेरी लकी कि ये इंडिया से कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है। ठीक है, नेशनल डिजीज इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया नाउ। सो इसको देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें फेस बहुत अफेक्ट होते हैं बच्चों। मतलब कि जो पैप्यूल्स या रेड रेड कलर के पूरे पस से भरे हुए स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं, जो छाली की तरह दिखते हैं, दे लुक लाइक अल्सर्स, वो सब स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा फेस पे होते हैं। फिर इसके बाद में हाथ और पैरों को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना ये बॉडी के ट्रंक को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं जितना कि ये हाथ पैर और मुंह को अफेक्ट कर रहे हैं। चिकन पॉक्स के अंदर होने वाले जो हमारे पास में पस्ट्यूल्स बनते हैं, वो मेनली बॉडी के ट्रंक को अफेक्ट करते हैं मेनली, और नेक को। उसके बाद फेस, लिम्स को वो इतना अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इनका ये पैटर्न है, और मतलब कि कहाँ पर ज्यादा होते हैं। ओके, सो ये हमारी को बात समझ आनी चाहिए। अच्छा देखो, इसमें पूरी स्टेजेस थोड़ी सी तुम लोग को मैं क्लियर दिखाने की ट्राई कर रही हूँ कि क्या क्या होता है। तो मान लो कि ये स्किन है, किसी इंसान की स्किन है ये, ठीक है। तो स्किन के ऊपर जो है एक हम बोलेंगे कि ऐसे करके एक रेड टाइनी बम्प अपीयर हुआ है ना। फिर इसके बाद में ये थोड़े दिन बाद में क्लियर वेसिकल बन गया, वाटर से भरा हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला, रेड पैप्यूल बना सबसे पहले तो, लाल कलर का। उसके बाद में ये थोड़े दिन बाद में जो है ये वाटर से भर गया बच्चों, वाटर फिल्ड हम बोलेंगे, क्लियर वेसिकल बन गया। स्किन के ऊपर ये स्टेजेस दिखा रही हूँ मैं इनके, जो रेड रेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं पूरी बॉडी पे, इनका एक्चुअली में क्या होगा। ये क्लियर वेसिकल वाटर फिल्ड है। थोड़े दिन बाद की बात है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर बन जाएगा एक पस्ट्यूल। पस्ट्यूल मतलब अब इसमें वाटर नहीं भरा है, सिर्फ इसमें पस भर गया है, मवाद जिसको हम बोलते हैं, पस्ट्यूल। और फिर फाइनली ये स्ट्रक्चर जो है ये फूट जाएगा, और फूटने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा स्कैब ऑफ, मतलब इसका सिर्फ मार्क रह गया, स्कैब ऑफ, झड़ गया वो। ठीक है, अच्छा अब स्कैब ऑफ होने के बाद में दो पॉसिबिलिटीज बनती है। एक तो स्कैब ऑफ होने के बाद में क्या ये नीचे डीप टिश्यू में मार्क छोड़ गया है, या इसने कोई मार्क नहीं छोड़ा। अगर इसने मार्क छोड़ दिया है तो हम बोलेंगे पोक मार्क छोड़ दिया है इसने। ठीक है, जो कि आपको जिंदगी भर एक खड्डा दिखेगा। काफी सारे स्मॉल पॉक्स वाले लोगों के फेस पे छोटे से डिप्रेशन होता है कई सारे जगहों पे, जो दिखाता है कि उनको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ था, तो ये बोलते हैं पोक मार्क। तो पोक मार्क अगर छोड़ दिया है तो ये स्मॉल पॉक्स डिजीज। स्टूडेंट्स, स्मॉल पॉक्स के अंदर इंटरनल टिश्यूज इतने डैमेज होते हैं कि वो निशान छोड़ जाते हैं, और चिकन पॉक्स में कोई पोक मार्क नहीं छूटता है जनरली, अगर वो डिजीज बहुत सीवियर नहीं हुई तो। चिकन पॉक्स नो पोक मार्क, कि यहां पर हुआ था ऐसे कोई निशान ही नहीं छोड़ता है ये। ठीक है, चिकन पॉक्स डू नॉट लीव एनी पोक मार्क। सो दिस इज अबाउट योर स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स मेनली। स्मॉल पॉक्स में हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है कि रैशेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो मेनली रहेगा, दैट विल बी अफेक्टिंग द फेस एंड लिम्स। एंड चिकन पॉक्स में जो रैशेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, दैट विल बी मेनली अफेक्टिंग द ट्रंक ऑफ बॉडी, मतलब कि चेस्ट पोर्शन, बैक पोर्शन। ठीक है, चेस्ट एंड बैक, एंड देन फेस एंड लिम्स आर लेस अफेक्टेड, लेस अफेक्टेड। ठीक है, तो फेस एंड लिम्स आर गोइंग टू बी लेसर अफेक्टेड बाय दिस। ओके, सो दिस इज अबाउट योर स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स डिजीजेस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट डिजीज जिसका नाम है डेंगू फीवर। तो हमारा नंबर क्या होगा इस डिजीज का देख लेते हैं एक बार। देखो हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। वी हैव सीन स्मॉल पॉक्स ऑलरेडी, वी हैव सीन चिकन पॉक्स ऑलरेडी, वी हैव सीन कॉमन कोल्ड ऑलरेडी, वी हैव सीन फ्लू ऑलरेडी। हमने 4 डिजीज ऑलरेडी पढ़ लिए हैं।
अब हम 5वें वाले पे आ रहे हैं जिसका नाम है डेंगू फीवर। 5th नंबर का है ये। मैं यहाँ लिख देती हूँ 5th नंबर पे डेंगू फीवर हम पढ़ रहे हैं अभी। इसको मैं डेंगी फीवर बोल रही हूँ क्योंकि डेंगी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस टर्म इन इंग्लिश, और हम हिंदी में इसको डेंगू बोलते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है। अगर आप डेंगू बोल रहे हैं तो भी आप सही बोल रहे हैं, आप डेंगी फीवर बोल रहे हैं तो भी आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, ये फिर से वायरल डिजीज है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है उसका नाम होता है डेंगी वायरस। ठीक है, DENV शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उसको, कॉज्ड बाय DENV। इसका फुल फॉर्म होता है डेंगी वायरस। बच्चों ये एक ऐसा वायरस है जो कि एक फैमिली को बिलोंग करता है, फ्लैवी वायरस। ठीक है, ये टाइप ऑफ फ्लैवी वायरस है, और फ्लैवी वायरस आर्बोरेबो वायरस होता है। बच्चों ये सब क्या बोल रही हूँ मैं तो तुमको थोड़ा सा बताती हूँ उसको। आर्बो वायरस लिख रही हूँ सिर्फ। देखो, तुम सबने ये तो सुना होगा ना कि डेंगू फीवर जो होता है इट इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ एडीज मस्कीटो। एडीज नाम का मस्कीटो अगर आपको काट लेता है तो आपको डेंगू हो सकता है। तो हम ऐसा बोलते हैं, घर में कोई ऐसे पानी के सोर्सेज नहीं होने चाहिए जिसमें कि पानी जमा हो रहा है, बारिश का पानी जमा कर रहे हैं, उसको फेंक नहीं रहे हैं, उसमें आलस कर रहे हैं, छत के ऊपर भरे हुए हैं टैंक पानी के जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि मस्कीटो के लार्वा तैर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये हम अपनी तरफ डिजीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आओ और हमें डिजीज कॉज करो, डेंगू फीवर। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये वायरसेस जो रहते हैं बच्चों ये एक मस्कीटो के अंदर रहते हैं, और उस मस्कीटो का नाम होता है एडीज मस्कीटो। और हम सब जानते हैं कि मस्कीटो तो आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, इसके कारण से हम बोलते हैं कि ये एक आर्थ्रोपोडा बॉर्न वायरस है। आर्थ्रोपोडा के अंदर ही इसका जन्म हुआ। कौन? डेंगू फीवर पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, जैसे कि हम ये बोलते हैं ना कि बहुत सारे वायरसेस बैट में देखने मिले पहली बार को, वैसे बहुत सारे वायरसेस आर्थ्रोपोडा में देखने को मिले पहली बार को, और उस कैटेगरी का हमारा डेंगू फीवर पॉजिटिव एजेंट डेंगू वायरस होगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा कॉज्ड बाय। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? दैट विल बी बाय द बाइट ऑफ एडीज इजिप्टी मस्कीटो। एडीज इजिप्टी मस्कीटो नाम के मच्छर के काटने से ये डिजीज हमारे बॉडी में आ सकता है। ठीक है, डेंगू फीवर। तो दिस इज अबाउट दी मोड ऑफ इन्फेक्शन। थर्ड हमारे पास में आते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। किसी को डेंगू को बुखार हुआ है, इससे सिम्टम्स पूछना। जिंदगी झंड फीलिंग आती है डेंगू फीवर के सफरर्स को, बिकॉज इस डिजीज को हम बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। हड्डियां कट कट टूट जाती है, किसी को डेंगू फीवर हुआ हो अगर पिछले मतलब समय में, तो आगे समय में उसको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी के विकार होने के चांसेस रहते हैं, हड्डी की परेशानियां होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस डिजीज को हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ये डिजीजेस बोन्स के अंदर पोर्स क्रिएट करते हैं, इनकी इतनी ताकत है, ये इतना हाई ग्रेड फीवर कॉज करती है, इतना प्रॉब्लम्स कॉज करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझते हैं कि डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को डेंगू फीवर हुआ होता है उसका सबसे पहले लक्षण, सबसे पहले सिम्टम क्या होता है कि उसकी आंखें, उसका सर बहुत ज्यादा दुख रहा होता है, उसकी आंखें इतनी दुख रही होती हैं कि वो व्यक्ति जो है किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहा होता और उसको लगता है कि उसे तुरंत रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो आई पेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम एंड हेडेक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर, जिसके तुरंत बाद व्यक्ति को फीवर आ जाता है। आंखें दुख रही है, सर दुख रहा है, फिर बुखार आ गया। ठीक है, फीवर आने के बाद में फिर वो व्यक्ति रेस्ट लेता है, जब थोड़ा एक आधे दिन भी नहीं होता और उसके पीठ पे कई बार रैशेस हो जाते हैं। ये रैशेस क्यों होते हैं? पीठ पे, हाथ पे, आगे बॉडी ट्रंक पे रैशेस होने का क्या कारण है? क्योंकि जो डेंगू फीवर का वायरस होता है बच्चों, डेंगू वायरस, ये हमारे प्लेटलेट के काउंट को कम करता है, हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करवाता है। तो प्लेटलेट्स काउंट ट्रेमेंडसली रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और अगर ये रिड्यूस हो गया तो पर्सन के बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। डेंगू फीवर अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो व्यक्ति मर भी सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डेंगू हो गया था, प्लेटलेट काउंट कम हो गया था, तो लोगों ने उसको पपीते के पत्ते का जूस पिलाया,
नारियल पानी पिलाया, ये सब करके उसका प्लेटलेट काउंट हमने वापस से बढ़ाया। ये सब नेचुरोपैथी के उपाय काफी लोग करते हैं, ये सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जो नहीं करनी है, वो गलती ना करें कभी, कि डेंगू फीवर के पेशेंट को आप कभी गलती से भी डिस्प्रिन नहीं खिला दें। हाँ, क्योंकि डिस्प्रिन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बुखार तो उतार देती है, पर साथ ही साथ में डिस्प्रिन प्लेटलेट का काउंट भी रिड्यूस करती है, और इस व्यक्ति की बॉडी में ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, तो आपने अगर उसके सर दर्द उतारने की उसको डिस्प्रिन दे दी तो वो ऊपर ही पहुंच जाएगा। ये डोंट डू दैट, ठीक है। हमें हमेशा सेल्फ मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि आपको रूट कॉज नहीं मालूम पड़ रहा हो कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है। प्लेटलेट काउंट ट्रेमेंडसली रिड्यूस है, आपने एस्पिरिन दे दिया, डिस्प्रिन दे दिया, तो वो व्यक्ति के लिए बहुत लॉस हो सकता है, उसका इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है इन द अंदर बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर, ठीक है। अच्छा, आप समझो कि ये रैशेस क्यों हो रहे हैं। रैशेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो रहे हैं, बॉडी में प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो रहा है, तो जगह जगह खून बाहर निकल के टिश्यूज में आ रहा है, ये खून जम रहा है लाल लाल, तो रैश आ रहे हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर। ओके, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम। इसके अलावा फिर मसल पेन, बोन पेन, जॉइंट पेन, ये सब तो मैंने आपको बताया ही कि ये हड्डी तोड़ फीवर है ना, ब्रेक बोन फीवर है, तो ये सब तो इसमें आना ही है ऑब्वियसली। नॉजिया, वॉमिटिंग तो किसी भी बुखार में हो सकती है, भूख नहीं लगना, नॉजिया हो रहा है, घबराहट हो रही है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। हमारी बॉडी जब किसी इम्बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाती है, उसको मजा नहीं आ रहा होता, तो नॉजिया, घबराहट और वॉमिटिंग बड़ी कॉमन सिम्टम्स है, ठीक। तो जो सिम्टम्स तुम्हें ध्यान रखने के हैं वो क्या क्या है, वो है आई पेन, फिर हम बोलेंगे कि हेडेक, देन हाई फीवर, देन देर विल बी मसल एक्ट, एक्ट का मतलब दर्द, बोन पेन, जॉइंट पेन, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब इसके मेन सिम्टम्स, और रैशेस भी लिखना था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रैशेस, ठीक है। ये सब इसके मेन सिम्टम्स हो गए, क्लियर है सभी लोगों को। डेंगू फीवर कॉजेटिव एजेंट वायरस है, लेकिन रहता है किसी आर्थ्रोपोडा के मेंबर में, उसका नाम है एडीज मस्कीटो। एडीज मस्कीटो दिन में काटता है बच्चों, रात में नहीं। ये मस्कीटो गर्दन के पास आके काटता है, ठीक है, ओके, पैर में भी काटता है, पर ये मेनली दिन में काटता है। इट दिस मस्कीटो विल बाइट यू इन द आफ्टरनून टू कॉज दिस डिजीज डेंगू फीवर, ठीक है, ओके। एक छोटे से नोट लिख लेते हैं यहाँ पे अपन लोग। एक फिश होती है जिसका नाम होता है गैम्बूजिया। ये गैम्बूजिया फिश जो होती है बच्चों, ये ईट करती है मस्कीटो के लार्वा को। तो कई सारी जगहों पर गैम्बूजिया फिशेस छोड़ दी गई हैं ताकि मस्कीटो के लार्वास खा जाए और मलेरिया और तुम्हारी डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, है ना, ये सब डिजीजेस वो इरेडिकेट कर पाए। तो गैम्बूजिया इज गोइंग टू ईट द मस्कीटो लार्वा, दिस इज अ वेरी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट फिश, ठीक है। हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में हेल्प करेगी मच्छर के लार्वा खा के, ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल। नेक्स्ट जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं डेंगू फीवर के बाद में 6 नंबर पे, इस डिजीज का नाम होता है मम्स। मम्स किसी बहुत बड़े इंसान को तो तुमने नहीं देखी होगी जनरली, क्योंकि एक छोटे एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, टीन एज को अफेक्ट करती है, छोटे बच्चों को अफेक्ट करती है मेनली। मम्स डिजीज जो होती है ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करती है। तो हमारे कान और ये चीक के पोर्शन के इधर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन होती है, यहाँ पर कहीं। ये मम्स को कॉज करने वाला जो वायरस होता है जिसका नाम होता है पैरामिक्सो वायरस, कॉज्ड बाय लिख रही हूं यहाँ पे मैं, वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। ये इस वायरस के द्वारा कॉज होती है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिर से क्या होगा, वाया ड्रॉपलेट एंड फोमाइट। ऑब्जेक्ट कंटामिनेटेड था तो भी हो सकती है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं बच्चों, इस डिजीज के अंदर सिम्टम्स में सबसे पहले ये आता है कि पर्सन के गाल के अंदर वन साइड पर अधिकतर समय पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन, सूजन है, इतना कि वो बोलने में भी दर्द कर रहा है, उसको कुछ खा नहीं पा रहा, कुछ पी नहीं पा रहा, और बहुत अनईजी फीलिंग है, ठीक है। ये हमारे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है,
और उसका साइज बहुत बड़ा कर देती है इन्फ्लेमेशन कॉज कर करके, जिसके कारण से पर्सन को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी फील होगी, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, डिफिकल्टी इन ईटिंग, लाइक दैट द सिम्टम्स विल बी। साथ ही साथ में व्यक्ति को, क्योंकि एक वायरल डिजीज है तो बुखार आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, तो मम्स के अंदर फीवर आने के चांसेस भी रहेंगे, और रेस्टलेस फीलिंग, अच्छा नहीं फील कर रहा है, नौजिया, घबराहट, ये सब भी होने के चांसेस है। ठीक है, तो मेन सिम्टम्स हम यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वेलिंग इन पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, तो वन साइड पर अफेक्ट करता है मेनली ये। ठीक है, इसके साथ साथ में ये डिफिकल्टी इन स्पीच, ईटिंग एटसेट्रा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा इसका सिम्टम जो है फीवर। ठीक है, रेड हो जाएगा पूरा गाल एक तरफ का। ठीक है, और ये डिजीज जो है व्यक्ति को मतलब सेल्फ हील है, वापस से अपने आप ठीक हो सकती है, इसमें कोई मेडिसिन, सिर्फ ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि नॉर्मल कैटेगरी में शामिल होते हैं, जैसे पैरासिटामॉल हो गया वगैरह वगैरह, बिकॉज ये भी एक सेल्फ हीलिंग डिसऑर्डर है, अपने आप ठीक होने वाला। दिस इज ऑल अबाउट द मम्स। सो यहाँ पर हमारे वायरल डिजीज की सारी कैटेगरी खत्म होती है स्टूडेंट्स। हमारे एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ कोल्ड एंड फ्लू के बारे में डिटेल दिया हुआ था, पर मैंने तुम लोगों को स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और डेंगू फीवर, ठीक है, मम्स, ये सब भी बता दिया है। ओके, क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं इसलिए मैं बाकी सारे डिजीजेस, हेपेटाइटिस बी, चिकनगुनिया, रेबीज, इनको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज हमारे जो नीट लेवल के जो हमारे प्रोग्राम्स हम लॉन्च करेंगे उसमें हम ये सब का भी इलेबोरेशन पढ़ने वाले हैं, because I do not want you all to miss any of the single topic if you are preparing for NEET examination, and I will try to launch the batches for class 11th and 12th very soon after completion of your 10th board examinations. Okay, so this is all. चलो, अब तुम लोग इतना देर से मेरे से पढ़ रहे हो तो एक छोटा सा काम तुम लोग करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर आज एक अजीब सा वर्ड टाइप करोगे, और मुझे पता तो चले कि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ तक का लेक्चर देख भी रहे हैं कि वो पहले आधे घंटे में 15 मिनट में भाग चुके हैं, तो मैं तुम्हें क्या वर्ड लिखने दूँ, डिजीज रिलेटेड देती हूँ कुछ। ठीक है, हम लिखेंगे आज कमेंट बहुत फनी सा लिखेंगे कमेंट में, मच्छर लिखना सब लोग। ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट मच्छर इन द कमेंट, है ना, ये करना है आज। ठीक है, क्लास देखने के तुरंत बाद में आप लोग क्लास के अंदर कमेंट्स में मच्छर लिखेंगे, सभी लोगों को मुझे मच्छर लिखा हुआ चाहिए, मच्छर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मच्छर के ऊपर हिंदी में निबंध भी लिखवाना चाहती तुमसे, पर आज सिर्फ मच्छर लिख दो कैसा होता है मच्छर पर निबंध में आज करते हैं। ठीक है, मच्छर एक काला ऑर्गेनिज्म होता है, मच्छर के दो एंटीने होते हैं, सिंग होते हैं, मच्छर के पास में एक डंक होता है हमें हमारे से खून लेने के लिए, मच्छर खूनी है और क्या हो सकता है, मच्छर हमेशा उड़ता रहता है, उसे बैठना पसंद नहीं, बैठने के लिए जब उसे लैंड करना होता है तो उसे स्किन पसंद आती है, जमीन नहीं। ओके, काफी हद तक ठीक है, हम सिर्फ मच्छर लिख देंगे कमेंट में, दैट इज सफिशिएंट। तो हमारी वायरल डिजीज खत्म होती है अब।